राजस्थान बीजेपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। लंबे समय से कार्यकारिणी का इंतजार किया जा रहा था। कुल 34 नामों की यह कार्यकारिणी घोषित हुई है। 34 नामों की घोषणा की है राजस्थान बीजेपी ने। और देखिए, मदन राठौड़ की नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री, 9 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं प्रदेश बीजेपी से। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषित। लंबे समय से इस लिस्ट का इंतजार था जो अभी घोषित हुई है। कुल 34 नामों की ये लिस्ट है। और देखिए, लिस्ट में 34 नाम है और कुल 9 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकारिणी में 4 महामंत्री के नाम हैं। लिस्ट में शामिल नाम बता दें आपको, श्रीगंगानगर से सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, पाली से, और तमाम नाम इसमें है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। लंबे समय से इस कार्यकारिणी की घोषणा का इंतजार था। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बीजेपी संगठनात्मक ढांचे में ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से इंतजार था पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के मौजूदा पदाधिकारियों को, जो बनना चाहते उन पदाधिकारियों को कब ये लिस्ट आएगी। क्योंकि 2 बार जब लिस्ट वायरल हो गई थी तो काफी उसको लेकर हंगामा हुआ था। कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिर पार्टी की लिस्ट क्यों लगातार वायरल हो रही है। लेकिन आज आखिर लंबे समय बाद इंतजार पूरा हुआ कार्यकर्ताओं का और मदन राठौड़ की नई कार्यकारिणी की जो लिस्ट थी वो आ चुकी है। हालांकि लिस्ट को पूरा देखने के बाद कह सकते हैं कि प्रयास ये किया गया कि सभी क्षेत्रों का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाए। जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया उनको आगे मौका मिले। और जैसा कि मदन राठौड़ कहते थे कि बहुत ज्यादा हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी कार्यकारिणी नहीं आएगी, पर वो देखने को मिल रहा है। जैसे अधिकतर महामंत्री की बात करें तो उसमें 2 नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। एक सैनी नया चेहरा, भूपेंद्र सैनी आपको नया चेहरा मिलेगा। इस साथ ही मिथिलेश गौतम, दोनों को मौका दिया है। दोनों ही लगातार सक्रिय हैं और इन दोनों उनकी लगातार भूमिका भी बढ़ती हुई थी और दोनों को मौका मिला। दोनों ही, क्योंकि मिथिलेश गौतम की अगर मैं बात करूं तो मिथिलेश गौतम विद्यार्थी परिषद से आते हैं, लगातार सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ता रहे। भूपेंद्र सैनी को आपने देखा हो कुछ हाल ही में, खासकर पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय रहे संगठन में। पिछले दिनों भाजपा सरकार को किए गए कई कार्यक्रमों को उनको प्रभारी बनाया गया, संयोजक बनाया गया। तो इन नामों को लेकर लगभग कयास लगाए जा रहे थे कि उनको बड़ी संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी तरह क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया गया है, उपाध्यक्ष बनाए गए, प्रदेश मंत्री बनाए गए। प्रदेश मंत्री में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, महिलाओं को मौका दिया गया है, जो लगातार कहते हैं कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। जी लाल सिंह, देखिए, लिस्ट को अगर देखा जाए तो सबसे बड़े नामों की अगर मैं बात करूं तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और साथ ही ज्योति मिर्धा का नाम भी नागौर से सामने आया, नाहर सिंह जोधा। तो इनको लेकर क्या एक संगठनात्मक बदलाव, जो एक बड़ा बदलाव आगे बीजेपी, राजस्थान बीजेपी में हम देख सकते हैं नामों को लेकर? को लेकर पहले ये तय था कि उनको संगठन में बड़ी भूमिका मिल सकती है। क्योंकि भले ही वो चुनाव हार गई हो, लेकिन संगठन ने उन पर भरोसा अपना कम नहीं किया। और एक बड़ा चेहरा है ज्योति मिर्धा, नागौर की राजनीति में उनके परिवार का एक बड़ा नाम रहा है, बड़ा दखल है आज भी। ऐसे में ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे, या तो किसी सरकार के बोर्ड में उनको स्थान मिलेगा या फिर संगठन में उनको बड़ा पद मिलेगा। तो ज्योति मिर्धा को मिला है। नाहर सिंह जोधा पहले से ही लगातार सक्रिय थे, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र पाल टीटी को जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि मैं कह रहा था, एक प्रयास किया गया है कि सभी क्षेत्रों का समन्वय से हो सके, सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके और उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके जो लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जो कार्यकर्ताओं में मैसेज जाता है वो जा सके कि जो काम करेगा संगठन के लिए उसको आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। जी बोलिए। लाल सिंह, देखिए, जिस तरीके से अभी अंता का उपचुनाव हुआ और नतीजे हम सबने देखे, तो किस तरीके से क्या लगता है कि उपचुनावों का जो रिजल्ट आया उसको लेकर क्या उसे मद्देनजर रखते हुए इन जिम्मेदारियों को बांटा गया है? नामों, ये जो नाम लिस्ट में हम देख रहे हैं, इन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है पिछले उपचुनावों को लेकर? देखिए, मैं एक बात मैं विश्वास के साथ भी कह सकता हूँ और लगातार बीजेपी कवर कर रहा हूँ, इस आधार पर भी कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट इस तरह कभी प्रभावित होती नहीं है और अंतर चुनाव का असर इस लिस्ट पर कहीं कोई भी दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है।
मैं जैसा कह रहा था कि लगातार लंबे समय से इंतजार था कि कब ये कार्यकारिणी घोषित हुई, लेकिन 2 बार जैसे वायरल हुई। हालांकि ये कह सकते हैं कि चूंकि ये कहा जाता है कि आप अगर अच्छा काम करोगे, इसलिए चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पार्टी के कार्यक्रम हो, पार्टी का नेतृत्व लगातार ये नोट करता है कि कार्यकर्ता की सक्रियता का क्या है, कार्यकर्ता किस तरह संगठन का समर्पण भाव से काम कर रहा है, ये चीज नोट की जाती है। क्योंकि अंततः विधानसभा का उपचुनाव था, उससे प्रदेश की कार्यकारिणी में कोई फर्क पड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। हाँ, ये आपने ठीक कहा है कि जो कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। अब आप देखिए, अब मान लो कार्यकारिणी में किसी को मौका दिया जा रहा है, किन्हीं कार्यकर्ताओं को अगर मान लो अंता की जिम्मेदारी दी गई हो और अंता चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो इसका मतलब वो कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं हो गया ना, जिसने जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने तो अपना काम पूरी निष्ठा से निभाया। हार के अलग कारण होते हैं, तो ऐसे में अंतर उपचुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक संगठन की लगातार सतत प्रक्रिया जिसके तहत कार्यकारिणी घोषित की गई है। जी, तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि जो लिस्ट आई है उसमें जो नाम है, तो जिस तरीके से अभी तक प्रदेश बीजेपी की जो एक स्पीड थी काम करने की, अब उसमें एक तेजी देखने को मिलेगी, उसमें एक नया तरीका देखने को मिलेगा। अब अलग तरीके से, अपडेटेड तरीके से कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो कार्यकारिणी में जो है कार्य उस तरीके से देखा जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जैसे कि लंबे समय से इंतजार था, तो कुछ कार्यकर्ताओं के मन में भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ये कहते हैं कि ये संगठन से जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी निष्ठा से काम करते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि अब लंबे समय से जो इंतजार था पूरा हो गया, अब जिनको जिम्मेदारी मिली है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, अब वो अपनी निष्ठा से काम करेंगे, ऊर्जा से काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि लगातार प्रयास ये भी हो रहा है कि सत्ता और संगठन मिलकर जनता की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें। ऐसे में दोनों सत्ता और संगठन में एक बेहतर समन्वय के साथ आगे अच्छे काम करने को मिलेंगे, अच्छे काम करते हुए कार्यकर्ता को नजर आएंगे। ये विश्वास हम इस सूची की बात कर सकते हैं। क्योंकि आपने बात ठीक कही है, क्योंकि अब जो ऊहापोह की स्थिति खत्म हो चुकी है, अब आपको जिम्मेदारी मिल गई है, तो जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन आपको करना है। तो ऐसे में नई कार्यकारिणी के बाद हम संगठन में भी नई ऊर्जा को देखेंगे और कार्यकर्ताओं में नए जोश के साथ पार्टी का काम करते हुए कार्यकर्ता नजर आएंगे। जी, शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर राजस्थान बीजेपी से इस वक्त की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। 6 कोषाध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रभारी की घोषणा, और देखिए 7 प्रवक्ता, कार्यालय सचिव, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी प्रभारी और मीडिया प्रभारी की भी घोषणा की गई है। भूपेंद्र सैनी को बनाया गया महामंत्री, और भूपेंद्र सैनी ने इस बात पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और विचार परिवार का भी जताया आभार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 34 नाम इस सूची में शामिल हैं और सभी को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। लंबे समय से इस लिस्ट का इंतजार, और अब राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। मदन राठौड़ की नई कार्यकारिणी और 9 नए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें बड़े चेहरे शामिल हैं। बड़े चेहरों पर इस बार नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, बड़े चेहरों पर दांव खेला गया है। बीजेपी संगठनात्मक ढांचे में यह बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैन मंदिर में मंगल दिव्य देशवा कार्यक्रम में हुए शामिल, और सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को जैन मंदिर एसएफएस राजावत फार्म मानसरोवर में आयोजित आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के मंगल दिव्य देशना कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम का आयोजन जैन मंदिर एसएफएस मानसरोवर से सांगानेर कैंप कार्यालय की ओर से संयोजित करवाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आध्यात्मिक प्रवचन का लाभ उठाया। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सुबह का जो कार्यक्रम, जैन मंदिर पहुंचे सीएम और आचार्य सुंदर सागर जी का आशीर्वाद लेकर और फिर रवाना हुए 1 लाख सामीर के लिए। मंगल दिव्य देशना कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए और यहां पर सद्भाव, त्याग और समाज सेवा का
बड़ा संदेश सीएम ने दिया। जैन समाज के अंदर एक बड़ा संदेश यहां पर मंगल दिव्य देशना कार्यक्रम में सीएम ने शामिल होकर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित प्रवासी राजस्थान मीट में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित प्री समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश में पर्यटन निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहां पर मौजूद रही। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सीएम का स्वागत किया। प्री समिट में आने वाले प्रवासी निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ यहां पर राजस्थान में पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर और निवेश अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई। हेशकपुर थाना क्षेत्र के सिरौली कालाम गांव में हाई वोल्टेज विद्युत लाइन टूटने से बड़ा हादसा होने का मामला सामने आया है। 11,000 वोल्ट की लाइन अचानक टूटकर 2 भैंसों पर गिर गई और करंट का जोर इतना ज्यादा था कि दोनों भैंसों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। रामदेवरा में बढ़ती ठंड के बीच कोलकाता से आए भक्त पवन मान सिंह का गोपाल व्यास और कैलाश जी ने समाधि स्थल के पास बैठे गरीब लोगों को 100 से अधिक ऊनी कंबल और कुछ नकदी वितरित की। ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले इन जरूरतमंदों के चेहरों पर कंबल मिलने से खुशी दिखी। भक्तों का कहना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और वे आगे भी जागरूक करेंगे, लोगों को जरूरतमंदों की सहायता करते रहेंगे। और मानव सेवा का एक बड़ा संदेश दिया। यहाँ पर ठंड में बाहर बैठे गरीबों में कंबल बांटे हैं। बढ़ती ठंड के बीच कोलकाता से आए भक्त पवन मान सिंह ने गरीबों में कंबल बांटे और एक जन सेवा का बड़ा संदेश दिया। गरीबों में 100 से ज्यादा कंबल बांटे गए। हेलो, श्रीगंगानगर के सादुल शहर से आज केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पहुंचे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत यहां पर पहुंचे और दौरे की शुरुआत उन्होंने सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ के निवास 5 LNP से की। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर मंत्री का स्वागत किया। मंत्री शेखावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास कार्यों और राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की। स्वागत के बाद उनका काफिला आगे के लिए कार्यक्रमों के लिए रवाना हुआ। दिन भर वे डूंगर सिंहपुर और तपोवन आश्रम और जवाहर नगर और बीजेपी ऑफिस में आयोजित बैठकों व कार्यक्रमों में
शामिल हुए। और देखिए इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनप्रतिनिधियों और आमजन से मुलाकात कर क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की समीक्षा भी यहां पर करेंगे। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज मैदान में संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले का जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस हाट में प्रदेश भर के 82 स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। और देखिए जिला कलेक्टर ने विभिन्न जिलों से आई महिलाओं के स्टॉलों का अवलोकन कर उनके बनाए गए शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों की सराहना की। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमृता हाट महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। भरतपुर से खबर, महिला अधिकारिता विभाग की बड़ी पहल अमृता हाट का भव्य शुभारंभ। और यहां पर महिला सशक्तिकरण को एक नई तेजी मिलेगी। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शुभारंभ किया। आर्ट आज भरतपुर के बीच में इसका उद्घाटन हुआ है और पूरे राजस्थान में जगह जगह से जो एसएचजीज हैं और जो बाकी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। बीकानेर, गंगानगर, कुछ लोग नमकीन, कुछ लोग कैंडीज, कुछ शीट्स, अलग अलग जो भी एसएचजीज का व्यवसाय है वो यहाँ पे लेकर आए हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँ आप आएँ। हमें भी देख के काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इनके पास में है, हमें भी देख के काफ़ी अच्छा लगा और पूरे भरतपुर वासियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये लोग अपना सामान यहाँ पे बिक्री कर सकते हैं। इन महिलाओं के लिए एक प्रोत्साहन की बात है। और अब खबर बीकानेर से। कोचरों के चौक इलाके में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 50 लाख की नकदी और जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित जितेंद्र ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी की बढ़ती घटनाओं ने बीकानेर वासियों को परेशान कर दिया है। क्षेत्रीय वासी लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां की जो भी गतिविधि हो या किसी भी तरीके की कोई बात हो तो उसको तुरंत पुलिस को बताया जाए। अपील की है जनता से कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल थाने में दर्ज करवाए। और अब बाली के पाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गर्भवती किशोरी बेहोश हालत में मिली, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मां की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। शादी का झांसा देकर यहां पर भगा लिया गया किशोरी को। और देसूरी क्षेत्र में सादड़ी थाना क्षेत्र की घटना। पाली के बागड़ अस्पताल में 6 महीने की गर्भवती एक किशोरी को अचेत अवस्था में भर्ती कराया गया। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि किशोरी को अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। जांच में उसके 6 महीने की गर्भवती होने का पता चला, जिसके बाद उसे पाली के बागड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। और एएसआई मनोहर सिंह ने बताया कि उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र का एक नामजद युवक जो सादड़ी थाना क्षेत्र के जूना गांव में खेती का काम करता था, लगभग 6-7 महीने पहले अपने ही थाना क्षेत्र की 12 वर्ष 11 महीने की नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और वह उसे अपने साथ रखकर मजदूरी करवा रहा था। कुछ दिन पहले आरोपी नाबालिग को घर छोड़ गया था। घर लौटने के बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां जांच में उसे गर्भवती होने का खुलासा हुआ और इसके बाद उसे अचेत अवस्था में पाली बागड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर सादड़ी थाना पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एएसआई मनोहर सिंह ने बताया कि पीड़िता नाबालिग अचेत अवस्था में होने के कारण अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसके होश में आने पर ही घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सीवन बंसल ने विभिन्न विभागों की सरकारी
परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की 5वीं अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की। जिला अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर और कार्यालय परिसर पर अवैध अतिक्रमण समयबद्ध हटाया जाए। सविन बंसल ने चेतावनी ये भी दी है कि अगर निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के वेतन रोकने, निलंबित और सेवा बाधित कार्रवाई भी की जाएगी। और अब खबर खाजूवाला से है। यूरिया खाद की किल्लत, अन्नदाता यूरिया खाद के लिए कर रहा संघर्ष। खाजूवाला क्षेत्र के अन्नदाता खाद के लिए हो रहे परेशान। खाद के लिए किसान दिन भर कई बार करते हैं आपस में हाथापाई। मजबूरन दुकानदारों को बुलानी पड़ी पुलिस, और पुलिस की मौजूदगी में खाद का किया जा रहा वितरण। खेतड़ी के बांसलियाल में 4500 साल पुरानी गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पुणे यूनिवर्सिटी की टीम 1 महीने से उत्खनन कर रही है और तांबे की ज्वेलरी, हड्डी के औजार, मिट्टी के बर्तन, झोपड़ी जैसी संरचनाएं और कॉर्निलियन मन के लिए भी यहां पर मिले हैं, जिसके गुजरात से व्यापार के संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये खोज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को समझने में अहम भूमिका निभाएगी। एक्चुअली पिछले 4 साल से यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। सिम्बायोसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से हम खेतड़ी रीजन में कुछ 4 साल से सर्वे कर रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग पुरातत्विक स्थल डॉक्यूमेंट किए थे। उस सर्वे के दौरान हमें बंसियाल गाँव के बारे में पता चला था और यहाँ पे जब हम लोगों ने ठेकरिया वगैरह देखी थी तो हमें समझ में आया था कि पुराना गांव यहाँ पे है, पुराना सेटलमेंट है। एंड ये गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता का ये सेटलमेंट है। तो गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता जो थी वो कुछ 4-4,500 साल पहले थी आज से, और हड़प्पन के साथ थी। तो उस समय हम लोगों ने फिर जब ये गांव मिला था तो हमने सोचा था कि यहाँ की हम उत्खनन करेंगे, यहाँ की खुदाई करेंगे, एंड उसके बेसिस पे हम लोगों ने इस पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को बढ़ाते हुए यहाँ पे उत्खनन और खुदाई की शुरुआत किया। तो हमें गणेश्वर जोधपुरा का जो टिपिकल पॉटरी होता है, ठेकरी होता है, हमें वो बहुत भारी मात्रा में मिल रही है। हमें हड्डियाँ मिल रही हैं, हमें हड्डियों के औजार, पत्थरों के औजार, बीड, कार्नेलियन के, स्टीयरटाइट के, ये डिफरेंट तरह के बीड्स हमें मिल रहे हैं। तो ये बेसिक एंटिक्विटीज़ है, ये बेसिक कल्चरल मटेरियल है जो कि गणेश्वर सभ्यता का बहुत ही टिपिकल कल्चरल मटेरियल है। कॉपर के कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, क्योंकि कहा जाता था कि गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता यहाँ इस रीजन में ही बैठे थे क्योंकि यहाँ से वो कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और फिर वो ट्रेड से, इंटरैक्शन से कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, बाकी चालकोलिथिक कल्चर्स हो गए, उनको दिया करते थे। तो कुछ हमें